नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नेपाल में गोदी मीडिया का यह हश्र क्यों हो रहा है? एक चैनल के पत्रकार वहां गए, रिपोर्ट करना चाहते थे, उनको लोगों ने भगा दिया। उन्होंने कहा हम आपके दोस्त हैं, तो उनसे यह कहा गया तुम्हारा सपोर्ट हमको नहीं चाहिए, पहले अपनी जनता की बात तो कर लो, अपनी जनता का सपोर्ट तो कर लो, गोदी मीडिया का कोई सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। यानी गोदी मीडिया भारत से उठकर काठमांडू में भी चला गया है। वहां भी लोग जानते हैं कि गोदी मीडिया कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन सच नहीं दिखा सकता। कम से कम 2 चैनलों के पत्रकारों को वहां बाकायदा भगाया गया है, उनसे बात करने से लोगों ने मना कर दिया है और उनको रिपोर्टिंग करने से रोका गया है। हालांकि किसी भी पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे मीडिया ने दुनिया भर में अपनी इमेज क्या बनाई है, ये इन घटनाओं को देखकर बहुत कायदे से समझ आ जाता है। और क्यों ना ऐसा करें लोग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, आज दैनिक जागरण में भी छपा है कि जेनजी वहां का जो है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है। कहीं नहीं दिख रहा, आप सारी दुनिया के अखबार पढ़ लीजिए, कहीं हिंदू राष्ट्र वाला मामला नहीं दिख रहा है। और एक और नैरेटिव चलाया गया है, उसको तो मतलब क्या कहा जाए, उस पर हंसने पर भी हंसी आती है। एक टीवी चैनल ने एक लड़के का इंटरव्यू किया और वो लड़का कहता क्या है कि हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। एक दूसरा टीवी चैनल भी पहुंच गया उसी लड़के के पास, क्योंकि कोई और तो मिला नहीं, और उसी लड़के से वही बात कहलवा ली। अब उस लड़के से पैसे देके कहलवाया गया है, या उस लड़के ने अपने मन से कहा है, हम नहीं जानते। लेकिन पूरे नेपाल में एक लड़का मिला जो कह रहा है कि हमको भी नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री चाहिए। और उसके आधार पर नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी की कितनी इज्जत है, नेपाल में कितने पॉपुलर हैं वो। अगर आप यही सब करेंगे, अगर इसी नाटक में 24 घंटे लगे रहेंगे, इंटरनेशनल न्यूज कवर करने जाएंगे और वहां पर भी आपके दिमाग में रहेगा कि मालिक ने कहा है कि मोदी जी को कैसे भी भगवान बनाना है, तो वही होगा जो वहां पर पत्रकारों के साथ हो रहा है। भगाया जाएगा, डांटा जाएगा और आपके मुंह पे कह दिया जाएगा कि गोदी मीडिया से हमें कोई बात नहीं करनी है। आप सोचिए, एक लड़का, पूरे नेपाल में एक लड़का कहता है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, और भाई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अलग अलग चैनल उसका इंटरव्यू करने लगते हैं और भारत में ये न्यूज चलाने की कोशिश करते हैं, परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि नेपाल में नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और यह केवल पत्रकारों का मामला नहीं है, यहां पर सोशल मीडिया पर लगातार जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, एक नैरेटिव यह चलाया जा रहा है कि वहां हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, जो कि फर्जी नैरेटिव है। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाशा कर रहे हैं, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब कांग्रेस की भूल है। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। सोशल मीडिया को लेकर के सम्राट जी सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन कड़ा बनना चाहिए जो नेपाल में जिस तरह से हुआ है सोशल मीडिया को लेकर? नहीं, देखिए, लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। ये जिनको आपने देखा, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कि छुट भैया यहां वहां के नेता हैं। ये सम्राट चौधरी हैं, और ये जो सम्राट चौधरी हैं, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इनका मानना है कि नेहरू जी को या कांग्रेस को नेपाल को अपने में मिला लेना चाहिए था। क्यों भाई? नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा है। एक बात आप याद कर लीजिए, नेपाल घूमने जाएंगे, वहां जाएंगे जगह देखने, तो लोग आपको बताएंगे कि नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है, या कम से कम एशिया का एक ऐसा देश है, गैर यूरोपीय एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा, हमेशा हमेशा आजाद रहा नेपाल। ना तो नेपाल के ऊपर मुगलों का शासन था, ना तो नेपाल के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, और ना ही नेपाल कभी भारत का उस तरह से हिस्सा था। न सम्राट अशोक पहुंचे थे नेपाल तक,
न कश्मीर का कोई राजा नेपाल तक पहुंचा था, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राजा नेपाल तक पहुंचा था। नेपाल हमेशा सर्वसंप्रभुता संपन्न आजाद देश रहा है। नेपाल का नागरिक बड़े शान से यह बात कहता है कि हम कभी गुलाम नहीं रहे। जहां पूरा एशिया किसी न किसी यूरोपीय मुल्क का गुलाम हुआ, नेपाल छोटा सा भले है, हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ है, लेकिन उसकी अपनी भाषा है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसका अपना इतिहास है और हमेशा हमेशा आजाद रहने का एक गौरव है उसके पास। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भारत को मिला लेना चाहिए था नेपाल को। तमाशा बना के रखा हुआ है। क्यों मिला लेना चाहिए था? क्यों भारत क्या आजाद हुआ था दूसरों को गुलाम करने के लिए? जवाहरलाल नेहरू हो या हमारे कोई भी नेता हो, सबने हमेशा नेपाल को सम्मान दिया। नेपाल में जब मुश्किल आई, भूकंप आते ही रहते हैं वहां पर, नेपाल में जब भी मुश्किल आई मदद गई यहां से, हर तरह से नेपाल की सहायता हुई, नेपाल से मित्रता निभाई गई। नेपाल और हम भाई भाई हैं, बड़े भाई छोटे भाई कहना बेकार की बात है। साइज से बड़ा छोटा कहना जो है अपमानजनक है। बराबर का भाई आप मानेंगे तब सम्मान मिलेगा। वो भी एक आजाद मुल्क है जिसका अपना झंडा है, जिसका अपना संविधान है, और हम भी एक आजाद मुल्क है जिसका अपना झंडा और अपना संविधान है। तो नेपाल हमारा भाई रहा है, नेपाल हमारा मित्र रहा है, नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते रहे हैं, और नेपाल हमेशा हमेशा एक खुद मुख्तार मुल्क रहा है, सर्वसंप्रभुता संपन्न देश रहा है। उस नेपाल को भारत में मिला लेना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का नेता सार्वजनिक रूप से कहता है। आप सोच सकते हैं इन लोगों की मानसिकता कैसी है। आप सोच सकते हैं कि एक तरफ तो ये मूर्ख हैं जो नेपाल से रिश्ता खराब करना चाहते हैं, रिश्ता खराब कर ही दिया है, उस पर भी आऊंगा, और दूसरी तरफ इनका अहंकार इतना है कि अगल बगल जितने छोटे देश हैं उनको ये चाहते हैं भारत में मिला लेना। यह संभव तो नहीं है, आज की दुनिया में किसी देश को मिला लेना संभव तो नहीं है, लेकिन यह बताता है कि आपकी मानसिकता कितनी है। और जब यह मानसिकता लेकर आप जाएंगे तो नेपाल से बदले में मोहब्बत नहीं मिलेगी, वही मिलेगा जो हमारी गोदी मीडिया को मिला है, आज हमारी गोदी मीडिया को मिला है। और कल ये नेता अगर नेपाल जाएंगे तो भी कोई सामने आ जाएगा और इनसे कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आजाद मुल्क को, हमारे स्वतंत्र देश को अपने देश का हिस्सा बनाने की कोशिश करने की। ऐसी मूर्खताएं हमारे देश में लगातार चल रही हैं, और इन्हीं मूर्खताओं के चलते पिछले 11 साल में हमने सबको दुश्मन बना लिया। हमने बांग्लादेश को दुश्मन बना लिया, पाकिस्तान तो दुश्मन खैर है ही, नेपाल को भी हमने काफी हद तक दुश्मन बना लिया, मालदीव को दुश्मन बना लिया। किसकी किसकी बात करूं, दोस्त तो कोई मिला नहीं, लेकिन दुश्मन आप बनाते चले गए। और यही कारण है कि केपी ओली साहब, जो इस समय लगभग निर्वासन में हैं, प्रधानमंत्री के पद से तो इस्तीफा दे चुके हैं, उनका कल एक बयान आता है, और इस बयान में ओली साहब भारत को सीधे सीधे दोषी ठहराते हैं। जेनजी के जो युवा सड़कों पर हैं उनके नाम चिट्ठी लिखी है और इसमें सीधे सीधे भारत को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्होंने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाथुरा का मुद्दा नहीं उठाया होता तो वह सत्ता से बने रहते। ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा रही इन जगहों को नेपाल अपना क्षेत्र बताता है, ये आप जानते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों पर नेपाल अपना क्लेम करता है कि ये तो हमारा इलाका था। यह भी दरअसल कहें तो बचकाना ही है। नेपाल चाह के भी, अगर कितना भी चाहे, अपने यहां कितना भी माहौल बनाए, चाह के भी इन इलाकों को कभी कब्जा नहीं कर सकता। जैसा मैंने कहा कि दोनों खुद मुख्तार मुल्क हैं, दोनों की सीमाएं एक बार निर्धारित हो गई हैं। ना भारत को उधर निगाह डालनी चाहिए, ना उनको इधर निगाह डालनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह थी ओली साहब की और इनके साथ के लोगों की कि ये भारत विरोधी भावनाएं लगातार भड़काना चाहते थे और उसी के आधार पर रूल करना चाहते थे। अपना भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार की हद पार कर दी थी ओली और उनके साथ के लोगों ने। वो नजर नहीं आता है, यह नजर नहीं आता है कि अगर सीआईए ने भी भड़काया है, या चलिए आप जिस तरह से कह रहे हैं मान लीजिए कि भारत ने भी भड़काया है, तो कोई किसी को तभी भड़का सकता है जब वो पहले से नाराज हो। जनता आपसे नाराज थी, जनता आपके और आपके मंत्रियों के भ्रष्टाचार से नाराज थी। हम लोग जब गोरखपुर में पढ़ते थे, नेपाल में जनयुद्ध चल रहा था। प्रचंड दहाल का नाम किंवदंती बन गया था, किस्सा बन गया था। प्रचंड दहाल के किस्से सुनाए जाते थे। उसके बाद क्रांति हुई 2006 में और सत्ता में आए प्रचंड दहाल, प्रधानमंत्री बने
और उसके बाद प्रचंड दहाल बालों में कौन सा क्रीम लगाते हैं, कितनी महंगी घड़ी पहनते हैं, कितना महंगा चश्मा पहनते हैं, ये सारी खबरें आई। जो प्रचंड दहाल जनयुद्ध का हिस्सा बनके जनता की मुक्ति की कामना करके सत्ता में पहुंचे थे, जो प्रचंड दहाल बराबरी की बात करके सत्ता में पहुंचे थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर बराबरी की बात करती थी कि राजा का शोषण खत्म किया जाएगा और वहां बराबरी होगी, सब लोग बराबर होंगे, वो और उसके लोग लूट में लग गए। प्रधानमंत्री कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, सत्ता का खेल चल रहा है और उस सत्ता के खेल में मंत्री, प्रधानमंत्री सब लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ लूट में। इसी से नाराज थी जनता, भड़काया जिसने भी हो। आपके अपने भ्रष्टाचार से, आपके अपने कुशासन से जनता नाराज थी। अगर युवा सड़कों पर आए तो वो इसलिए कि वो देख पा रहे थे कि आपके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं और आम नेपाली परेशान है। मैं अभी काठमांडू जब गया था, मैंने देखा वहां हर दूसरी बिल्डिंग पर एक पूरा इलाका था जहां कोचिंग सेंटर खुले हुए थे और उन कोचिंग सेंटर में कोरियाई सिखाई जा रही थी, चाइनीज सिखाई जा रही थी, जापानीज सिखाई जा रही थी। यानी बच्चे ये भाषाएं सीख कर इन देशों में जाना चाहते हैं, इमिग्रेट करना चाहते हैं ताकि अच्छी जिंदगी बिता सकें। यानी अच्छी जिंदगी बिताने के लिए विदेश जाना जरूरी है। नेपाल अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता है। नेपाल में घूमा, अंदर गया और देखा मैंने कि गरीबी, परेशानियां, दिक्कतें कहीं खत्म नहीं हुई हैं। लोग नाराज हैं सरकार से। ओली साहब उस नाराजगी को नहीं समझ पा रहे हैं, अब भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनके कुशासन और भ्रष्टाचार ने नेपाली जनता को नाराज किया है और भारत के ऊपर सब कुछ ढकेल रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। हो सकता है हो, दुनिया में यह सब चलता रहता है, लेकिन माहौल आपने बनाया। आप भारत से जमीन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, संभव नहीं है। ना आपकी सेना में इतनी ताकत है, ना आपकी डिप्लोमेसी में इतनी ताकत है। असलियत यह है कि चाइना के करीब जाने के लिए, चाइना से रिश्ते अच्छे बनाने के लिए आपने जानबूझकर भारत विरोधी भावनाएं भड़काई। असलियत यह है कि आपने वो परंपरा तोड़ी कि आपका पहला प्रधानमंत्री भारत यात्रा करता था, आप चाइना गए, आप चाइना के करीब जाना चाहते थे। और असलियत यह है, हकीकत यह है कि जब जनता सड़कों पर उतर गई, आपको जान बचाकर शिवपुरी में छुपना पड़ा, सेना का सहारा लेना पड़ा, तब चाइना आपको बचाने नहीं आया। चाइना कहीं नहीं है यहां पर, चाइना आराम से बाहर है। जो नई सरकार बनेगी उसके साथ भी चाइना की सेटिंग हो जाएगी। आप चाइना के भरोसे थे कि चाइना से दोस्ती हो गई, अब तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं भगतपुर दरबार गया था और वहां लोगों से बात कर रहा था। वहां एक समय भूकंप आया था बहुत बड़ा, और भूकंप के बाद दुनिया भर से पैसे आए थे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। जनता कह रही थी कि सारे पैसे नेता खा गए, नीचे पैसे आए ही नहीं। ये जनता के बीच में आपकी इमेज थी। काठमांडू दरबार में यही बात सुनने को मिली, जहां जाओ यही बात सुनने को मिलती थी कि नेता करप्ट हैं। काहे के कम्युनिस्ट हैं आप लोग, जब आप लोगों ने इतना करप्शन किया, और इतना करप्शन किया, इतना कुशासन किया, सत्ता पर 10-5% लोगों ने जिस तरह से कब्जा किया, जाति के आधार पर भी देख लीजिए। एक ही जाति के सारे लोग, प्रधानमंत्री उसी जाति के, राष्ट्रपति उसी जाति के, मुख्य न्यायाधीश उसी जाति के। अगर ये आप करेंगे तो बाकी जनता के बीच में गुस्सा तो पनपेगा ही। अब आप भारत को जिम्मेदार ठहराएं, चाहे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएं, चाहे लंदन को जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन हकीकत यह है, साजिश किसने भी की हो, जमीन आपने दी। आपने भ्रष्टाचार और कुशासन से लोगों के मन में गुस्सा भरा, जिसके चलते लोग सड़क पर आए। खैर, अब खबर यह आ रही है कि सुशीला कार्की जी वहां की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रही हैं सुशीला कार्की, जिनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है। इन्होंने BHU से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है और 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, और इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी बातें की हैं। उम्र काफी है इनकी, 1952 में जन्मी है, तो अच्छी खासी उम्र है, 74 साल की लगभग हैं ये। अब जेन जी रिवोल्यूशन करता है, एकदम यंग लोग रिवोल्यूशन करते हैं और गद्दी पर बैठते हैं 72-74 साल के लोग। यह आपने बांग्लादेश में भी देखा और ये अब नेपाल में भी होने जा रहा है। देखना यह है कि कार्की जी जब गद्दी पर बैठती हैं
तो भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ क्या कदम उठाती हैं। और देखना यह भी है कि नेपाल में आगे अगले 10-5 सालों में क्या होता है। क्या अब भी नेपाल के जो नए हुक्मरान होंगे वो चाइना से चिपकने की कोशिश में भारत विरोधी बयान देंगे। और देखना यह भी है कि भारत के नेता ये बड़े भाई छोटे भाई का जो भाव है वो भुलाकर नेपाल के साथ बराबरी के रिश्ते बना पाएंगे या फिर सम्राट चौधरी जैसे बेवकूफाना बयान देकर आपसी रिश्ते और खराब करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।